इन क्लास का कोई फायदा नहीं है, ना तो टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन रहेगी, ना टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ना टेस्ट दे पाएंगे। ये भी तो मसले होते हैं। टेस्ट ना देना अच्छी बात है। अगर आप कोई टेस्ट नहीं देते और पूरा सेशन पढ़ते हैं तो आप अपने आप को ये समझें कि आप 40% सिलेबस कवर करके बैठे। कोई आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, चाहे वो टेस्ट गलत ही क्यों ना हो जाए। अगर आप टेस्ट देते हैं, नंबर 0 भी आ जाए मसला नहीं, लेकिन कम से कम आप एक दफ़ा उस फेज से गुजर चुके होते हैं जो कि पेपर में आएगा। आपको पता होगा कि एग्जाम प्रेशर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनको डील कैसे करना है, इनको हैंडल कैसे करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप टेस्ट में बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको पता होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे टेस्ट नहीं देंगे या टेस्ट कोई टीचर नहीं कंडक्ट करता तो वो अपने बच्चों का वो सब्जेक्ट खुद फेल करवा रहा है, चाहे जितना भी कोई अच्छा पढ़ा ले। जब तक वो टेस्ट कंडक्ट रेगुलर नहीं करेंगे या टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनको डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि टेस्ट का कोई फायदा नहीं। एक पढ़ाने का फायदा नहीं है टेस्ट ना ले, अगर टेस्ट ले लिया है तो फिर उसका फायदा ये होना चाहिए कि वो डिस्कस होना चाहिए, ताकि बच्चे को पता हो कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहा है, किस एरिया पे उसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर बच्चा नहीं देता तो फिर बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ के पेपर को फेल करना बेहतर है कि पढ़े बगैर पेपर को फेल करना, क्योंकि पढ़ के 3 माह जाया करके टेस्ट नहीं दोगे फिर भी फेल हो जाओगे तो क्या फायदा 3 माह रेगुलर रहने का। भाई आओ ही ना, अयाशी करो, फेल तो फिर भी होना है। तो पढ़ के फेल करने से बेहतर क्या होता है, फिर बगैर पढ़े फेल कर लो। मेहनत करके फेल ना करें, मेहनत करके उसे पास करो। चलिए ये होगी छोटे बच्चों वाली बातें। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1। हमने y इंटरसेप्ट पे आके अपने लेक्चर को रोक दिया था। y इंटरसेप्ट तक हमने पढ़ा था कि y इंटरसेप्ट क्या होगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y इन अ कोऑर्डिनेट पॉइंट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। इसके अलावा हमने कहा था कि वो पॉइंट जो y एक्सिस को कट करे उसे क्या कहेंगे, y एक्सिस कहेंगे। y एक्सिस पे जो पॉइंट कट करे उसे क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट कहेंगे या ऑर्डिनेट पॉइंट कहेंगे। या ऑर्डिनेट पॉइंट को भी हम क्या कह रहे होते हैं, y इंटरसेप्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब x इंटरसेप्ट का कांसेप्ट है, x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट की अगर डेफिनेशन हम लिखें तो व्हेन द वैल्यू ऑफ y is equal to 0 then the value of x is known as x इंटरसेप्ट। जब y की वैल्यू 0 कहलाएगी और x की उस वक्त कोई भी वैल्यू हो वो क्या कहलाएगी, x इंटरसेप्ट कहलाएगी। when the value of x is equal to 0 when the value of y is equal to 0 then the value of x is known as x इंटरसेप्ट। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, y की वैल्यू 0, ये 0 है, ये आपके पास ओ नहीं है, ये 0 है, ये कोई आपके पास y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो b यहां पे क्या है, कांस्टेंट। b आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है नंबर। जब x की वैल्यू 0 होगी उस वक्त जो भी b की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, x इंटरसेप्ट कहलाएगी। या ये भी हो सकता है कि जो x एक्सिस को कट करे, जो भी x एक्सिस को कट करेगा पॉइंट वो आपके पास क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। क्योंकि जब x एक्सिस को कट करेगा तो यहां पर उस कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू तो 0 होगी, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर +1 +2 +3 +4, तो मतलब ये जो x की वैल्यू 4 है, एक तो इसे हम एब्सिसा कहते हैं और दूसरा
ये क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। यहां तक ओके? एक्स इंटरसेप्ट का ये कॉन्सेप्ट है। अब हमने एक वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब आपको किसी भी एक इक्वेशन के दो इंटरसेप्ट पॉइंट गिवन कर देगा, एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक वाई इंटरसेप्ट, और आपको कहे कि इसकी मदद से आप लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट करें, तो फिर वो क्या हो जाएगा? टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब कि इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि या तो दो पॉइंट गिवन करेगा, जिसमें हमने इक्वेशन को नेम क्या दिया था? 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हम 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा के हम इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन कर दे, तो फिर हमने कहा था पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा के हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने कहा था कि अगर आपको एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दे दे, तो फिर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा के उसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको दोनों ही इंटरसेप्ट पॉइंट दे दे, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट का, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये तो ओरिजिन होगा। कौन सा ओरिजिन होगा? जिसमें दोनों जीरो होंगे। मैंने दोनों जीरो बोला ही नहीं, मैंने ये बोला 2 इंटरसेप्ट, 2 इंटरसेप्ट। अब यहां पे x इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या बनेगा? x इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या बनेगा? 4 0। बेसिकली ये बना, लेकिन मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं? मैं कहता हूं यहां पर है b 0, और दूसरा y इंटरसेप्ट का हमने क्या देखा था? 0 और c। मतलब इनकी जगह पे कोई ना कोई वैल्यूज होंगी या नहीं? d और c। अब आपको कोई ये दो पॉइंट गिवन होंगे, b भी एक कांस्टेंट, इसकी जगह पे भी कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, और c की जगह पे भी कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि हमारी लीनियर इक्वेशन में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या थी? x इंटरसेप्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 निकला था। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20 निकली थी, तो एक इंटरसेप्ट मेरे पास ये, और दूसरा इंटरसेप्ट क्या होगा? 10 0 वाला। मैंने कहा ये दो पॉइंट मैंने आपको गिवन करके दे दिए, एक x इंटरसेप्ट का और एक y इंटरसेप्ट का। इन दोनों इंटरसेप्ट की मदद से मुझे एक लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट कर दे। इन दोनों इंटरसेप्ट की मदद से एक लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट करके दे दे। तो ऐसे डेटा के लिए जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की आएगी आपके पास, x डिवाइडेड बाय b प्लस y डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 1। इसको हम कहेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब अगर हम इसमें इसका डेटा पुट कर देंगे, ये हमारे पास दो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ये वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब x की जगह पे तो x ही रहेगा, लेकिन b की वैल्यू क्या है? 10 प्लस y 20 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आ जाएगा 10 2 जा 20, आंसर आया 2। ये जो आंसर आया है 2, मतलब 20 को इस 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आया? 2। जो ये आंसर होगा ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x के साथ। तो 2x प्लस 20 आंसर क्या है? 1। ये 1 इंटू वाई क्या बन जाएगा? y। ये इज इक्वल टू 1। अब अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। वही लीनियर इक्वेशन बन गई जो हमने लेक्चर नंबर 2 में बनाई थी, जहां से हमने उसे कंटिन्यू किया था, क्योंकि मैंने पॉइंट भी कौन से लिए हैं? उसी लीनियर इक्वेशन के ही दो इंटरसेप्ट के पॉइंट लिए, ताकि हमें पता चले कि क्या वो ही इक्वेशन बनेगी या नहीं। अगर कोई आपको ऐसा डेटा गिवन कर दे जिसमें दोनों ही पॉइंट इंटरसेप्ट के हों,
तो फिर ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्मूला से बनेगी और इसे कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जी सर हमने सबसे पहले इक्वेशन पढ़ी जो 2 पॉइंट्स वाली, तो हम लोग अगर उसमें पुट करेंगे तो आंसर लाइक वो गलत हो जाएगा इस तरह, क्योंकि लाइक ये भी तो कोऑर्डिनेट्स ही है लाइक उसी ग्राफ में। अगर आप उसमें ले जाके करते हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन नहीं है। मतलब आप अगर ये कहें कि वो 2 पॉइंट्स हैं, क्या ये 2 पॉइंट्स में दोनों वैल्यूज आपको गिवन है? नहीं, एक एक गिवन है। वहां 0 0 करके पुट करके इक्वेशन निकाल के देखें, नहीं हो सकता क्योंकि उसमें y और x क्यों करके तो देखें। करें शाबाश। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में इसके पॉइंट पुट करें। यहां 10 0 0 20 2 पॉइंट है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करें हो सकता है। करके देखिए। आपने लिया था लेक्चर, फर्स्ट डे है, YouTube पे लेक्चर पढ़े हैं पहले 4, तो आप जाके ले लीजिएगा। तो 30 35 मिनट के हैं। यहाँ पे तो लेक्चर पूरा ही होता है, लेकिन उसमें ये है कि जो हम एंड पे डिस्कशन करते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं करते। नहीं, इसका हमने निकालना है जी फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इनको आपने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करना है, जो कि फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। सेम आया? मेथड कौन सा आसान? ये वाला तो फिर आसानी के लिए ये, जबकि पॉइंट दोनों हैं, जब दोनों पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हुए हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। जब आपको लग रहा है पता है कि एक x की वैल्यू 0 है, एक y की वैल्यू 0 है, तो मतलब कि दोनों इंटरसेप्ट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएं और हम अपने आंसर निकाल लें जो भी हमें चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास है x इंटरसेप्ट के बाद आएगा, ये जो भी हम काम कर रहे थे ये कर रहे थे एक लाइन का, एक लीनियर इक्वेशन का। अब करते हैं 2 लाइंस का। अब हम डिस्कस करेंगे 2 लाइंस, और 2 लाइंस में भी पहले वो लाइंस जो आपस में पैरेलल होंगी, या लाइंस आपस में पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। हमारे केस में जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पैरेलल या परपेंडिकुलर। अब लाइंस जो है वो पैरेलल, किन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे? जो किसी को कट ना कर सके, स्लोप इक्वल होगा। बहुत अच्छी बात की है भाई ने, जैसे वकास साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात। डिफरेंस उनका इक्वल, उनका डिफरेंस इक्वल रहेगा, डिफरेंस यानी कि मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल रहेगा, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस में भाई ने बताया कि दोनों लाइंस जिनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी। अब एक लाइन मेरे पास है जी लाइन 1 ब्लैक में, इसे हम यहाँ पर रेफर कर देते हैं कि ये है लाइन 1। कहाँ पे? उसमें तो ऐसा आना ही नहीं था। इक्वेशन बनी है सर, मेरी इक्वेशन बनी है y is equals to -2x minus 20। तो क्या उसे प्लस में कन्वर्ट कर दो। सर क्या इसका आंसर नहीं निकाला था? सर कैसे? मुझे नहीं, रीअरेंज करें आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, एक लाइन है लाइन नंबर 2, लाइन 1 लाइन 2 ये आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में कहीं पर भी मैच नहीं करती। दोनों में अंदाजन मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम, यानी कि डिस्टेंस भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है।
अब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों लाइन में लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होगा या नहीं? इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होगा। लाइन 1 और लाइन 2 का आपस में इंटरसेप्ट इक्वल होगा या नहीं? स्लोप इक्वल होगा। इंटरसेप्ट इक्वल क्यों नहीं होगा जबकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं? लेकिन सर इंटरसेप्ट बिल्कुल इक्वल होगा, इसलिए क्योंकि जहाँ पे लाइन एंड होती है वहाँ पर x देखिए कि जो इनके एंड पॉइंट्स है वहाँ पर x 0 है, यहाँ 0 यहाँ है, y 0 यहाँ है, नहीं, यहाँ x 0 नहीं y है, 0 है, y 0 है, और वहाँ भी x 0 है। वहाँ पे x 0 है। लेकिन यहाँ पे y और x की वैल्यूज तो डिफरेंट होगी ना, तो वो इक्वल कैसे होगा? इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू तो डिफरेंट होगी ना, c और b की वैल्यू डिफरेंट अब देखें मैं लाइंस की बात कर रहा हूं, तो लाइन 1 का इंटरसेप्ट y यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी, लाइन 2 के इंटरसेप्ट की कोई और वैल्यू होगी, तो लाइन 1 और लाइन 2 का जो y इंटरसेप्ट है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हमने y को क्या रखा था c, तो c1 नॉट इक्वल टू c2 इन द केस ऑफ पैरेलल। जी अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इनको नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, यहां पर ये क्या है इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, ये लाइन 1 का क्या स्लोप निकला है 5, लाइन 2 का क्या निकला होगा 6, तो क्या ये दोनों इक्वल है? 5 इज इक्वल टू 6 आजकल तो नहीं होता, पुराने जमाने में होता हो तो पता नहीं, तो ये दोनों की इंटरसेप्ट आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं लाइन 1 और लाइन 2 के, तो आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कोई और वैल्यू होगी, यहाँ कोई और वैल्यू होगी, तो लाइन 1 का इंटरसेप्ट लाइन 2 के इंटरसेप्ट के इक्वल नहीं होगा। तो b इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 नॉट इक्वल टू द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 नॉट इक्वल टू द x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2, मतलब यहाँ पर लाइन 1 का इंटरसेप्ट हो सकता है 4 हो और यहाँ पे क्या हो 5 हो, तो यहाँ पे इनके आपस में इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होंगे। नहीं समझ आई? ओके। इसके अलावा अब रहेगी बात स्लोप की। अगर मैं एक बॉल यहां से ड्रॉप करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये बताएंगे इसकी कोई स्लोप होगी या नहीं, जिसको मैं m1 का नेम दूंगा, और अगर एक बॉल मैं दूसरी लाइन पे रखूं जो कि लाइन बिल्कुल इसके क्या है पैरेलल है, अगर मैं इसके साथ एक बॉल रखता हूं जिसकी स्लोप m2 है, तो दोनों में से बॉल पहले कौन सी नीचे आएगी? दोनों साथ में आएंगी, क्योंकि इन दोनों की स्लोप इक्वल है। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि ये पैरेलल होने की वजह से दोनों की ढलवान इक्वल है, तो इनकी स्लोप ढलवान भी कहते हैं। तो दोनों में जब ढलवान इक्वल है तो ये लाइन 1 की स्लोप लाइन 2 की स्लोप के क्या होगी? इक्वल होगी इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो हमने क्लियर कर लिया कि पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 2। अब क्वेश्चन में ये होगा कि आपको एक लाइन जो कि लाइन 2 है इसकी कर देता है गिवन स्लोप इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 20, और दूसरा एक ऐसी लाइन है जिसका आपको गिवन कर देता है 0.4 और 6, और आपसे रिक्वायर्ड करता है कि भाई लाइन 1 की क्या निकाल दें? इक्वेशन। अब देखिए कि लाइन जो है उसमें तो एक पॉइंट है, पर एक पॉइंट की मदद से तो हमने इक्वेशन बनाना अभी सीखी ही नहीं है। हमने सीखी कितने मेथड से है? 4 मेथड से। या तो 2 पॉइंट हो, या एक पॉइंट एक स्लोप हो, या एक इंटरसेप्ट एक स्लोप हो, या दोनों इंटरसेप्ट हो। लेकिन यहां पर तो एक पॉइंट है, तो इंटरसेप्ट तो दोनों की सेम हो ही नहीं सकती, इसलिए इंटरसेप्ट वाला तो कॉन्सेप्ट निकल गया। दूसरा पॉइंट इसका मिल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इक्वेशन ही नहीं पता। इक्वेशन होती तो उसमें वैल्यू पुट करके कोई ना कोई पॉइंट निकाल लेते, तो दूसरे 2 पॉइंट स्लोप ऑफ इक्वेशन भी गई।
पॉइंट स्लोप वो सॉरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी गई और पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी गई। अब क्या है, रह गया स्लोप, बात रहेगी सिर्फ स्लोप पे। अब हमें ये पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल। तो यहां से इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं। ये जो 2 बोला है उसने बिल्कुल गलत बोला, क्योंकि सबसे पहले इसे रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इस तरफ बाकी सारा उस तरफ हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी, तो m क्या होगा -2। तो अगर इस लाइन 2 की स्लोप निकली है -2 तो लाइन 1 की स्लोप क्या होगी -2 इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये तो पैरेलल लाइंस ही है, तो फिर इसकी स्लोप भी क्या होगी -2। अब आपको एक स्लोप और एक पॉइंट दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करके तो आप इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। जबकि हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे अगर आप y अकेला रखते हैं तो y इज इक्वल टू mx माइनस x1 प्लस y2। मतलब अगर आप इसे ऐसे भी करना चाहते हैं तो ये आप अभी भी अरेंज कर सकते हैं, नंबरिंग ही है। अब y की वैल्यू तो नहीं हमें पता, लेकिन स्लोप कितनी निकली, वो लाइन 2 की निकली -2, जबकि पैरेलल लाइन होगी तो लाइन 1 की भी स्लोप वही होगी। तो जबकि वो निकली हमारे पास -2, या -2 x की वैल्यू का नहीं पता, लेकिन x1 कितना है 4 प्लस 6 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 प्लस 6 -2x प्लस 14y। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इस लाइन की होगी, लाइन 1। और यहाँ एमसीक्यूज में 3 आपको 4 इक्वेशंस दी होंगी कि ये लाइन 1 की इक्वेशन बनती है, सिलेक्ट करेंगे इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर तो पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा कि जो लाइन 1 की इक्वेशन है वही लाइन 2 की इक्वेशन होगी, सॉरी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, जो लाइन 1 की स्लोप होगी वही लाइन 2 की स्लोप होगी। और पैरेलल लाइंस में दोनों लाइन की ना x इंटरसेप्ट इक्वल होंगे ना y इंटरसेप्ट इक्वल होंगे, तो सिर्फ आप स्लोप की मदद से सहारा ले सकते हैं। और फिर जब उसकी जो भी स्लोप निकलेगी वो लाइन दूसरी की भी वही स्लोप होगी। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो फिर एक पॉइंट उसका गिवन होगा, फिर आप वहां पर स्लोप की मदद से पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन की मदद से उसकी इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी जी, नोट करना है या प्लस नोट कर लो।
चलिए नोट। अच्छा जी, नेक्स्ट केस है परपेंडिकुलर लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? और 90 का एंगल बनेगा। अब दो लाइंस जिनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी और वो आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेंगे और उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितने का होगा? 90 का एंगल बन रहा होगा। उसे हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। अब एक लाइन 1 है और दूसरी लाइन 2। अब लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान अगर हम एंगल की बात करें तो कितने का बनेगा? 90। अब इनकी डायरेक्शन आपस में क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर इनकी इंटरसेप्ट की बात की जाए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के, तो क्या परपेंडिकुलर के केस में इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे? नहीं। ना एक्स इंटरसेप्ट ना वाई इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर स्लोप की बात की जाए तो इसमें मैं कहता हूं कि एक बॉल यहां से ड्रॉप की जाएगी जिसे M1 कह देते हैं और एक बॉल यहां से ड्रॉप करेंगे जिसे M2 कह देते हैं। क्या इन दोनों की स्लोप सेम होगी या नहीं? सेम होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इन दोनों की स्लोप आपस में एक दूसरे की होगी तो इक्वली, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका उलट हो जाएगा, साइन डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर लाइन 1 की स्लोप और लाइन 2 की स्लोप दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई दोनों को करवाते हैं तो इसका आंसर -1 के बराबर आएगा। अगर स्लोप 1 और स्लोप 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों का आंसर क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ लाइन 1 या स्लोप 1 एंड 2 इज इक्वल टू -1। ये हमेशा -1 आएगा और इसे परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे। वो इक्वल है मल्टीप्लाई वो परफॉर्म करने लगे ना कि अगर उसने बात की है तो कैसे की है, क्योंकि उसने कहा कि दोनों स्लोप एक पहली स्लोप दूसरी स्लोप के रेसिप्रोकल होगी और ऑपोजिट इन साइन होगी। अगर डायरेक्शन है तो जो उसका साइन है वो उसके साथ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर एक लाइन की स्लोप है 3 तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी? 1/। एक मिनट, पहला क्या किया है कि अगर इसकी स्लोप 3 है तो दूसरे की स्लोप रेसिप्रोकल हो जाएगी उसकी, और अगर इसका साइन प्लस में है तो इसका क्या होगा? माइनस में। दोनों स्लोप को अगर आप कट करते हैं तो आंसर -1 बचा। तो ये दोनों स्लोप का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आपस में आंसर इसका क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए।
तो ये एमसीक्यूज में ये आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि इनका रिलेशन क्या बनेगा। अगर मैं ये कहूं कि पहले की स्लोप आई है -7, तो दूसरा क्या बनेगा 1/7। ये माइनस में तो ये प्लस में, डिवाइड होने कट होने के बाद आंसर क्या बचा -1। तो ये दोनों की स्लोप किसके इक्वल हुआ करेगी -1 के हुआ करेगी। अब हमने अगर यही सेम क्वेश्चन वहां पे करें, सर मुझे समझ नहीं आई ये बात। अब जैसे कि यहाँ पर स्लोप कितनी निकली एक -7 और एक +7 नहीं होना चाहिए। -7 और +7 और रेसिप्रोकल उलट, और फिर साइन भी चेंज, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और रेसिप्रोकल होगा उलट के, अगर एक पॉजिटिव में जाएगी तो दूसरी नेगेटिव में। और ये लाइंस की वजह से, ये तो इनकी स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक अपवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि स्लोप हमेशा आप क्या देखते हैं लेफ्ट से राइटवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। स्लोप हमेशा लेफ्ट से राइटवर्ड देखते हैं कि ये अपवर्ड जा रही है लाइन या डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगी, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो नेगेटिव हो रही है। तो लेफ्ट से राइट, लाइन 1 क्या है अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी जो भी स्लोप निकलेगी वो क्या होगी पॉजिटिव। वो तो हम ये देख रहे हैं कि ये ढलवान कितनी है, वो नीचे की तरफ आ रही है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगी। लेफ्ट से राइट इसके डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड अपवर्ड, तो इसकी स्लोप भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइटवर्ड क्या है डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड है तो इसकी स्लोप क्या होगी नेगेटिव। तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनमें रेसिप्रोकल भी आएगा। तो ये वही लिया है रेसिप्रोकल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और साथ में रेसिप्रोकल। इनमें हमेशा जो भी स्लोप निकले वो लाइन अगर 1 की निकाली है तो लाइन 2 जिसकी निकाल रहे थे लाइन 1 की स्लोप का रेसिप्रोकल और ऑपोजिट साइन लेंगे तो वो क्या हो जाएगी लाइन 2 की आपके पास स्लोप आएगी। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, अब मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर ये लाइन 1 की इक्वेशन है 2x + y = 20 और लाइन 1 जो है इसका पॉइंट गिवन है वो है 4 और 6, सेम वही क्वेश्चन लिया है। अब हम इसकी इक्वेशन तो इसकी स्लोप तो निकाल चुके हैं, इसकी स्लोप कितनी बनती है -2, इसकी स्लोप बनती है -2। अब हम ये नहीं कहेंगे कि लाइन 1 की स्लोप अगर -2 है तो लाइन 2 जो कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप भी -2 होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या है m1 × m2 = -1। हमने कहा m2 तो हमारे पास है, m1 × m2 = -1। जब m2 -2 है और -1 आंसर के बराबर आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर होगा 1/2 × -2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो साइन क्या बनेगा -1, तो -1 के बराबर आएगा। लेकिन जो दूसरा रूल हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो स्लोप निकलेगी पहले उसका क्या कर लें रेसिप्रोकल। तो ये क्या है -1/2 ये निकला है -2, तो आप क्या कर देंगे -1/2। लेकिन फिर आप ये देखेंगे इसके साथ अगर माइनस है तो उसके साथ क्या होना चाहिए प्लस, तो फिर बन जाएगा 1/2, लेकिन किस में पॉजिटिव में। तो ये इस पॉइंट की जो दूसरी स्लोप निकलेगी वो निकलेगी m = 1/2। तो ये अब इसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी इक्वेशन निकालेंगे क्या बनती है। निकालें शाबाश, एक पॉइंट और एक स्लोप आपको गिवन कर दी गई। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ फॉर्मूला वही होगा, वैल्यूज बस चेंज हो गई ना, अब स्लोप 1/2 हो गई। पता है कि सेम चीज है तो फिर अच्छा जी, कोलिनियर लाइंस कौन सी होती हैं? जी आपने कहा ना कि पॉजिटिव होगा तो वो सेम डायरेक्शन में होगा, एक्स और वाई, नेगेटिव होगा तो एक इंक्रीज सेम करेगा। डायरेक्शन किसने बोला? मैंने कहा लेफ्ट से राइट अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो स्लोप नेगेटिव होगी। ये बात मिलेगी। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स जो सेम लाइन पे है। अच्छा मैं यहां पर दो लाइन बना देता हूं डायग्राम्स। अब कोलिनियर के लिए, कोलिनियर जिनका कोई एक पॉइंट, एक्स या वाई सेम। अब एक लाइन ए बी सी, या इसे हम लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 कर लेते हैं। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये भी तो पॉइंट्स डिफरेंट हो गए। एक है लाइन ए, लाइन 1 ए बी और सी। कौन सा कोलिनियर पॉइंट्स होंगे यहाँ पर? और दूसरे नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो फिर नॉन कोलिनियर होंगे। अब इसमें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर मैंने क्यों बोला? आखिर कोई ना कोई वजह होगी। देखिए यहाँ पे भी तो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने इनको नॉन कोलिनियर और इनको कोलिनियर क्यों बोला है? क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई नहीं है। लाजमी तो नहीं है। ना अच्छा लाइन 1 1 2 3, अब 3 लाइंस हो गई। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और लाइन 4, मेरे को 4 हो गए। अब भी कोलिनियर है। क्यों? सेम लाइन पर लाइन है। तो मतलब सेम लाइन है तो स्लोप भी फिर क्या होगी? सबकी सेम होगी। तो जहां पे हर पॉइंट की स्लोप, जैसे कि स्लोप ऑफ ए एंड बी और सी आपस में क्या है? इक्वल। क्योंकि एक लाइन हमने पढ़ा था कि हर लीनियर इक्वेशन
जो भी आपके पास होगी, हर लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट की स्लोप क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। हमने 2 पॉइंट्स की निकाल के देखी थी जब हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, जब हमने 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट और 2 पार्ट पॉइंट का आंसर निकाला था तो -2 निकला था। तो मैंने एक यहाँ पे बोर्ड पे एक नोट लिखवाया था कि पॉइंट द स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि हमेशा एक लीनियर की जो स्लोप हुआ करेगी वो क्या रहा करेगी, कांस्टेंट, सेम रहा करेगी। तो अब ये एक लीनियर लाइन है, इसमें स्लोप ए, बी और सी की आपस में क्या है, इक्वल। जब स्लोप आपस में हर पॉइंट की इक्वल होगी तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी एंड नॉट इक्वल टू द स्लोप ऑफ ए सी। यहाँ पर आपस में ए बी, ए सी और सी बी की स्लोप इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और कंकरेंट पॉइंट कौन से हैं? पॉइंट पे आप कह रहे हो जहां पे, अच्छा कितने पॉइंट्स, कितनी लाइंस, कोई स्पेसिफिक नहीं, जितनी मर्जी बस एक पॉइंट पे मीट करने स्पेसिफिक तो है 2 नो 3 नो इंफिनिटी नो मोर देन 3 से ज्यादा अगर लाइंस आपस में एक कॉमन पॉइंट पे टच करके चली जाएं, और वो मतलब कि 3 लाइंस हैं या 4 और इनका एक कॉमन पॉइंट बनता है, तो वो आपके पास कौन सी लाइंस कहलाएंगी, कंकरेंट लाइन कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी एक कॉमन पॉइंट पे आ गई तो ये कौन सा पॉइंट है, कंकरेंट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? ये पूछा नहीं जाएगा, वैसे पता होना चाहिए कि लाइन पैरेलल लाइंस इनको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ये है, ये कंकरेंट लाइन है और ये कोलिनियर लाइन। कंकरेंट लाइन हमेशा ओरिजिन ही होगा, मतलब ये कॉमन पॉइंट से सारी गुजर के जाएंगे, तो ओरिजिन ही होगा हमेशा। ओरिजिन नहीं कह रहा, कॉमन पॉइंट। सर इसको क्या, वो 3 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वो 0 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये स्केलिंग करूं, मैं कहूं कि ये मेरे पास जो डेटा है वो 1 2 3 और 4 है, तो मतलब ये कॉमन पॉइंट सबका क्या होगा, 4 होगा। लाजमी नहीं कि ओरिजिन हो, मतलब सबका एक कॉमन पॉइंट वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंकरेंट पॉइंट कहलाएगा। जी, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, कंकरेंट लाइन और इक्वी डिस्टेंस पॉइंट भी एक होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं। इक्विडिस्टेंस पॉइंट एक्चुअली बड़ा लगता है। जब सब में डिस्टेंस सेम होगा तो इक्वी डिस्टेंस ही होगा। लेकिन ये चीजें पेपर में नहीं आती, सिर्फ इन 2 लाइंस के डिफरेंस में मैंने ये लाइंस बता दी हैं कि ये लाइंस, ये बेसिकली अगर पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इन लाइंस को क्या कहेंगे, इन लाइन को नॉन कोलिनियर, इस लाइन को कोलिनियर और इसको कंकरेंट लाइन। यहां तक हमारा जो है वो पार्ट ए इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, और पार्ट बी कॉस्ट बिहेवियर वो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।